द ब्रेव 1965 और कारगिल जैसी पुस्तिकाओं को लिखने वाली लोकप्रिय लेखिका रचना बिष्ट रावत जी की एक ऐसी पुस्तक, कुछ अनसुनी फौजी कहानियां, जो अपनी कहानी के जरिए आपको जैतूनी हरे रंग की सेना की छावनी की दुनिया में ले जाएगी। जितनी खुशी देगी उतना ही सोचने पे मजबूर भी करेगी। इस पुस्तक को शिप्रा शर्मा द्वारा अनुदित किया गया है। वे पिछले 15 से 20 सालों से अनुवाद के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। शिप्रा शर्मा जी का अनुदित काम देश की सर्वोच्च संस्था संसद और यूनाइटेड नेशंस तक भी गया है। उनका मानना है कि किताबें लिखना बहुत मुश्किल एवं रचनात्मक है, अपितु उतना ही मुश्किल उसका अनुवाद करना भी है। लेखक के मन की बातों को इसी तरह से प्रस्तुत करना कठिन है, पर असंभव नहीं। एक अनुवादक यथासंभव उसे सही से करने की कोशिश करता है। वेलिया वर्ड्स और CSIR IIP की ओर से इस हिंदी साहित्य सम्मेलन में आज हम जिस पुस्तक पे चर्चा कर रहे हैं वो है कुछ अनसुनी फौजी कहानियां। ये रचना बिष्ट रावत जी की लिखी किताब है और नॉन फिक्शन जो कैटेगरी है उसमें अनुवाद के रूप में ये किताब आई है। और इस किताब की जो अनुवादिका हैं शिप्रा पांडे शर्मा जी, वो हमारे साथ हैं और इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल चौहान साहब। तो सबसे पहले मैं जनरल साहब आपका स्वागत करता हूं, शिप्रा जी आपका भी धन्यवाद जी। और सबसे पहले शिप्रा जी, बड़ा सीधा सीधा सवाल है, हम इस किताब पे जब चर्चा कर रहे हैं तो चूंकि आपने इस किताब को पूरा का पूरा पढ़ा है, समझा है, गुना है, तो मैं चाहूंगा कि हमारे जो भी जो सुनने वाले हैं उनके लिए, उनकी सहूलियत के लिए इस किताब में क्या है, एक संक्षिप्त सा परिचय सबसे पहले आपकी तरफ से हो जाए, फिर मैं उस पर चर्चा करता हूँ, आगे बढ़ाता हूँ जी। सर, इसकी पृष्ठभूमि में मैं थोड़ा चाहती हूँ कि जिस समय मुझे ये किताब मिली थी, बाय चांस उसी समय मैंने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस भी ज्वाइन किया था और मेरे लिए बड़ी गर्व की बात रही कि दोनों चीज़ें मेरे साथ एकदम पैरेलल हुई कि मुझे वहाँ काम करते हुए साथ में सैनिकों के लिए पढ़ने का मौका मिला और उसको अनुवाद करने का मौका मिला। तो बेसिकली जो सारी बात है वो भारत के सैनिकों की है, जो कहीं कभी सियाचिन पे पोस्टेड होते हैं, कभी वो रेगिस्तान में पोस्टेड होते हैं, बट एक सैनिक की जो जीवन संघर्ष गाथा है वो बिना जिए समझा नहीं जा सकता है। और इसका लबोलुबाब ये आता है कि हम सेना में जाने की तैयारी करते हैं, कोशिश करते हैं, बट हमारा जो भाव है, मुझे जो लगता है हमारा भाव हमेशा ये होना चाहिए कि देश सेवा से बड़ी सेवा कोई भी नहीं है। और कई ऐसे लोग हैं जो बिना किसी रिकॉग्निशन के अपना जीवन दांव पे लगा देते हैं, क्योंकि हम सब के सब यहाँ पे जो स्वच्छंद तरीके से जी रहे हैं, ये सब हमारे सैनिकों की ही बदौलत है। जी जी जी। और किताब तो एक किताब का एक बहुत बड़ा जिस्ट ये है कि हमारे भारतीय सैनिक जो हैं, भारतीय जवान जो हैं, वो बहुत जिंदा दिली से जीते हैं, चाहे कैसी भी परिस्थितियां हों, वो जीवन जीने के लिए एक अपना पैटर्न बना लेते हैं और उसमें बहुत खुशी से जीते हैं। जी जी जी। इससे पहले कि मैं शिप्रा जी से बात करूं और फिर जनरल चौहान साहब से कुछ पूछूं, मैं ये साझा करना चाहूंगा कि ये जो किताब है, मुझे लगता है कि ये एक अनूठी किताब है और हिंदी साहित्य के लिए एक बहुत बड़ा, एक जिसे हम कहें कि एक खजाना बन के इसलिए आई है क्योंकि हिंदी में इतने सारे उपन्यास लिखे गए, इतने कहानी संग्रह आपको मिलेंगे, लेकिन बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जो बहुत छूटे हुए हैं। पिछले कोई 2 साल पहले एक फौजी
अफसरों की जो पत्नियां हैं, उनके परिवार, उन पर एक उपन्यास आया कितने मोर्चे नाम से। वरना बहुत आपको उंगली पे गिनाने लायक ऐसी कुछ किताबें मिल जाए हिंदी में। ये बड़ी अजीब सी बात है कि हमारी इतनी बड़ी भारतीय सेना, इतनी विराट भारतीय सेना है, और उसमें थल सेना है, नौसेना है, वायुसेना है, इतना बड़ा उसका दायरा है, इतने लोग वहां हैं, और उनकी कहानियां पता नहीं, इसमें फौज ने भी शायद अपने को समाज से थोड़ा कुछ एक रिजर्व करके रखा या अलग करके रखा, भी चौहान साहब से मैं पूछूंगा। लेकिन बहुत सारी चीजें कभी सामने आ ही नहीं पाती। जब युद्ध होता है तो उसमें कितना सही होता है, कितना गलत, उस समय एक माहौल बनता है और तरह तरह की कहानियां, वीरता की, इस तरह की पराक्रम की कहानियां आ जाती हैं वो थोड़े दिनों के लिए। लेकिन इसके बाद जो एक सामान्य व्यक्ति है, वो फौज का क्या जीवन है, कितने उसके संघर्ष हैं, क्या उसके सामने चुनौतियां रहती हैं, क्या उसका परिवार भुगतता है, ये कभी सामने नहीं आ पाता। इसलिए मुझे तो ये किताब एक वरदान जैसी लगती है। और इसलिए कि इसमें बिल्कुल एक अलग जो मानवीय चेहरा है किसी भी फौजी ऑफिसर का, वो उभर करके आता है। वो भी उसी तरह इंसान है, उनके भी अपने सुख दुख हैं, उनकी भी अपनी चिंताएं हैं। और अब वो इतनी सारी कहानियां हैं, एक एक कहानी का हम जिक्र करेंगे तो वो तो फिर मुझे लगता है कि उसमें कई घंटे हमें चाहिए। लेकिन बहरहाल, जब आप कहानियां पढ़ते हैं तो आप, जो भी एक सामान्य पाठक पढ़ेगा इस किताब को, निश्चित रूप से वो एक चौंकाएंगी ये कहानियां। और मैं उस कहानी पर आऊंगा तब उसकी भी बात करूंगा कि कैसे एक दो कुछ कहानियां तो इसमें ऐसी हैं कि उनमें बाकायदा फिल्म बन सकती है। और या फिल्म की बात छोड़ दें हम, तो वो यानी कि जो भारतीय जितने हिंदी की कहानियां हैं या भारतीय साहित्य की कहानियां, मेरा सौभाग्य है कि मैं बहुत सारे इस तरह से उससे जुड़ा हूं, तो पंजाबी, उड़िया जो भी है, तमिल, तेलुगु, मलयालम, एक आप परिचय रहता है कि हाँ कहाँ क्या क्या कितना ऐसा लिखा जा रहा है। तो उसमें मुझे लगता है कि जो हमारी श्रेष्ठतम कहानियां कोई हो सकती हैं, कुछ कहानियां इसमें ऐसी कि उस श्रेणी में आ सकती हैं, अपने जो उनका कथ्य है, जो उनकी विषय वस्तु है, उस आधार पे। तो बहरहाल, मैं लेफ्टिनेंट जनरल चौहान साहब, पहले तो मैं आपसे पूछूं कि ऐसा फौज ने अपने आप को, जो ये सिविलियन है, उनसे इतना अलग करके क्यों रखा है? उसकी उनकी कहानियां क्यों नहीं सामने आ पाती हैं? मतलब वो मीडिया में आए, और आए तो लोगों का ही, शायद लोगों का भी भला होगा। और फौज जो है, उसकी तमाम सारी जो और बहुत सारे पहलू हैं जो अज्ञात रह जाते हैं, नहीं समझ में आते हैं। कभी कुछ बहुत विशेष हुआ तो चैनल पे आ गया तो आ गया। चौहान साहब। लक्ष्मी शंकर जी, धन्यवाद। आपने एक ऐसा क्वेश्चन पूछा, एक प्रश्न पूछा जो ये मेरे दिल को ही, हर वक्त मेरे दिल को भी ऐसे ही लगता है। मैं फौज का रिस्पॉन्सिबल था, फौज के लिए। ये कम्युनिकेशन, पब्लिक कम्युनिकेशन का मैं एडिशनल डायरेक्टर जनरल था, हेड था। मैंने इस डायरेक्टरेट को क्रिएट भी करा, लक्ष्मी शंकर जी। जी सन 2002 में हमने शुरू करा, कारगिल की लड़ाई के बाद, कि हमारी ये कहानियां क्यों बाहर नहीं जा रही। हमारे ऊपर अब जहाँ शिप्रा जी काम करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, एक्चुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी थी कि फौज को आप फौज के बारे में आप बताइए पूरी दुनिया को। और समहाउ ये हो नहीं सका। इसलिए हमने विद इन द आर्मी पहले एक आर्मी लियाजन सेल क्रिएट करा, और फिर उसके बाद दी एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन क्रिएट करा, जिसमें मैंने काफ़ी काम करा। तो मेरे को भी यही लगता है कि क्यों हम अपनी कहानी बाहर नहीं दे सकते, क्यों लोग सुनते नहीं, कि क्या हमारे देश में इतने प्रॉब्लम है कि हमारी कहानी बाहर ही नहीं जाती। पर हाँ, कारगिल के युद्ध के बाद लक्ष्मी शंकर जी, थोड़ा सा ये चेंज आया, क्योंकि कारगिल की युद्ध के बाद ही जब शुरू हुआ हमारा लाइव टेलीकास्ट हमारी युद्धों के बारे में, बैटल्स के बारे में, और हमारे जो यंग ऑफिसर्स और सब जवान थे उनके शौर्य के बारे में, तो तब हमारा थोड़ा सा चेंज हुआ। हमने थोड़ा और कोशिश करा कि यार ये जो कहानी है ये हम बाहर ले जाएं। तो ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा।
लक्ष्मी शंकर जी, और ये हम जो एफर्ट है हमारा 10% पे है। जी जी हमको ये 100% में लाना है। क्यों नहीं हमारे देश को पूरा जो हमारी कहानियां हैं इसके बारे में क्यों नहीं बोलते, क्यों नहीं लोगों को पता। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी। खैर, हल्का सा थोड़ा विषयांतर होगा जनरल साहब, मैं आपसे साझा करूं कि मैंने वो जो फ्लीट फेस्टिवल होता है उसकी लाइव मुझे कमेंट्री देनी थी, तो मुझे हाँ जी, नेवी के बारे में पढ़ना पड़ा। ये मैं तो आप हाँ जानते हैं, हाँ कमेंट्री जब करते हैं हाँ जी, तो हाँ जी, एक अलग दुनिया खुल गई। और मैं हाँ हाँ, हैरान हुआ कि मतलब क्यों नहीं हमारे जो ये भी करोड़ों लोग हैं, करोड़ों विद्यार्थी, वो जाने भारत की नौसेना के बारे में। तो खैर, वो एक अलग बात विषय सही, था। बात सही मैं है। कहानियों की, जब इस कहानियों की बात करता हूँ शिप्रा जी, तो सबसे पहले चूंकि आपने अनुवाद किया है, तो आप वो जो जिसको कहते हैं ना कि जो तार से निकली है वो धुन सबने सुनी है, जो साज पे गुजरी है वो किस किस को पता है। तो इनका अनुवाद करते हुए किस किस तरह की, मतलब एक चुनौती तो थी, एक अलग तरह का काम था, तो वो आपने उसके कितना वक्त लगा और कैसे उस पूरे अनुवाद को आप कर पाई, तो वो थोड़ा सा अपनी उस प्रक्रिया के बारे में जरूर बताइए। सर सर, किताब को ऑलमोस्ट 3-4 महीने लगे, क्योंकि मैं बहुत तसल्ली से करना चाहती थी, और उस समय कुछ ऐसी चीज़ें चल रही थी साथ में कि मुझे किसी ने बोला कि आपको अपनी लाइफ में अगर 4 चीज़ें चूज़ करने को मिले, तो आप क्या करोगे? तो मैंने उनको यही बोला था कि अगर मुझे कुछ चूज़ करने के लिए मिले तो आई वुड लाइक टू सर्व आर्मी। मैं आर्मी को सबसे पहले सर्व करना चाहूँगी, मेरी बहुत दिली इच्छा थी। उसके 1 हफ्ते के बाद मुझे ये बुक मिल गई, तो मैं बहुत स्पेलबाउंड थी कि चलो, मुझे एक बड़ी अच्छी किताब मिली है। मैंने इस किताब को पढ़ा और मैं बहुत खुश हुई कि, मतलब, अगर मैं कहूँ एज़ अ सिविलियन, तो मैं धौलाकुआं के अंदर में आर्मी का एरिया तक देखने कभी नहीं गई हूँ। नेवी परमिट भी नहीं है। तो उस एट द मीन टाइम मुझे रचना जी का नंबर मिला, और मैंने रचना जी से बात की। रचना जी से बात करने के बाद मैंने थोड़ा ये समझने की कोशिश की कि उन्होंने जब वो स्टार्टिंग पे एक आमुख पे बता रखा है इंट्रोडक्शन पे कि कोविड के टाइम्स पे उन्होंने ये बुक लिखी है, वो किस तरीके की परिस्थितियों से गुजरी और उन्हें किस चीज़ ने प्रॉपल किया इस किताब को लिखने के लिए। तो मेरा थोड़ा-सा, एक कुमाऊनी होने के कारण, मेरा एक जिस्ट रहता है कि आप चाहे कोई भी भाषा के जानकार हों, जब आपको किसी मतलब ऐसी लैंग्वेज में लिखने का मिलता है, जैसे रचना जी स्वयं गढ़वाल से बिलोंग करती हैं, तो मैंने उनसे जानने की कोशिश की कि क्या मैं इसमें थोड़ा-सा आंचलिक टच देने की कोशिश कर सकती हूँ, क्योंकि अपनी-अपनी भाषा लोगों के बहुत करीब होती है। देन किताब जब पढ़ी तो मुझे लगा कि हर एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से ज़्यादा मोहक है। मतलब मैं इसमें अपने को, मैंने कोशिश की कि जो भी वहाँ पे डिसीज़्ड है, या जो भी वहाँ पे अगर मैं कहूँ ब्रेवरी के लिए जो भी हमारा कैरेक्टर खड़ा है, मैंने उसको उसकी जगह पे खुद को खड़े करके देखा और ये कोशिश की समझने की कि मैं उसके लिए क्या बेस्ट कर सकती थी। और उस हिसाब से मैंने उनके लिखे हुए को अपने पे ट्रांसलेट करके फिर पन्नों पे उतारा। नहीं, बहुत अच्छा शिप्रा जी। जी जी आपका जो ट्रांसलेशन है मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैंने ये पहले इंग्लिश में पढ़ी थी। सर, इनफैक्ट जब रचना जी वाज नॉट अ नोन राइटर, तब मैंने रचना जी को एक दिन अपने ऑफिस में बुलाया जब मैं एडीजीपीआई था, और मैंने जी, उनको एक बताया कि आप लिखिए हमारे बारे में। और उन्होंने फिर 1965 वॉर के बारे में जो सर, 8-10 बैटल थे, मैंने उनको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया कि आप लिखिए इसको। उन्होंने, जी, रचना जी ने वो किताब के फॉरवर्ड में भी बोला है कि जनरल चौहान को आप नो नहीं कह सकते। आप एक बार सर, बोलते हैं कि आपने ये करना है और 6 हफ्ते में करना है, तो करना ही पड़ा। तो उसको देख के लेटर लक्ष्मी शंकर जी, मैंने एक्चुअली उनको, जब मैं डायरेक्टर जनरल असम राइफल था, तब मैंने उनको फिर बुलाया और मैंने कहा कि रचना जी, आपने ये प्रीवियस जो किताब मेरे लिए लिखी थी जब मैं आर्मी में था, अब आप मेरे ये फोर्स असम राइफल के बारे में भी लिखिए।
और लिटिल नोन स्टोरीज, छोटी छोटी कहानियाँ जो आप ये अनसुनी कहानी की बात कर रहे हैं, वैसे ही रचना जी ने मेरे लिए और मेरे फोर्स के लिए असम राइफल के बारे में भी लिखा। जो महत्वपूर्ण बात ये है शिप्रा जी और लक्ष्मी जी, कि ये तो हर दिन की कहानी है। मैंने रचना जी से भी अभी 4-5 दिन पहले फिर बात करी और उन्होंने ये बताया कि सर, ये जो आप पढ़ रहे हैं ये कहानी, ये एक्चुअली फिक्शन है। ये नॉन फिक्शन नहीं है, फिक्शन है, पर ये रियल इंसिडेंट्स पे बेस्ड है। जी। और रियल इंसिडेंट्स ये ऐसे हुए हैं, और ये तो मैं जानता हूँ। मैं सियाचिन में भी था, मैं कारगिल में भी था, मैं लद्दाख में भी था, नॉर्थ ईस्ट में भी था। तो सब जगह जहाँ हम पढ़ते हैं कहानियाँ, जैसे ये इनसोम्निया की कहानी है, ये मेरे कमांड में भी ऐसा हुआ। तो ऐसी कहानियां होती हैं। कमांडिंग ऑफिसर को ऐसे सफर, कमांडिंग ऑफिसर भी सोचता है मैं कुछ चेंज कर सकता था, मैं ये अपने जो जवान है, बच्चे हैं हमारे लिए, उनके लिए हम उनकी जिंदगी बचा सकते थे क्या। तो उनकी तरफ से जैसे रचना जी ने लिखा है, मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगा। बहुत ही मूविंग स्टोरीज हैं। हर फौजी यही सोचेगा, मेरे एब्सोल्यूट मैं क्लियर हूँ कि ये हर हर फौजी दिल के लिए ये कहानी लिखी है। जी जी जी, मैंने बिल्कुल और सही सब कह रहे हैं आप। ऐसी, जैसे मैं कह रहा था कि इतने उसमें ऐसी दुविधाएं, ऐसे द्वंद्व जिसको हम बोलते हैं, वो आते हैं कि वो जो जो और वही इतनी मानवीय संवेदनाएं उभर करके आती हैं कि हम उनके बारे में कभी कल्पना ही नहीं कर सकते। मैं एक बात और चाहूंगा कि देखिए, अब इसका चूंकि शीर्षक है कुछ अनसुनी फौजी कहानियां, जैसे ही हम फौजी कहानियां कहते हैं तो हमें लगता है तो इसमें बंदूक और तो वो टैंक और तोपी होंगी। तो मैं कुछ 3-4 पंक्तियां पढ़ना चाहूंगा जो भी, कि देखिए ये फौजी कहानियां जो किताब है, उसमें एक स्वरूप ये भी है, ऐसा भी कुछ है। मैं पढ़ना चाहूंगा कि निर्मल स्वच्छ चांद पेड़ों के बीच छिपता आकाश में धीरे धीरे ऊपर की ओर चढ़ता जा रहा था, और वो ऐसा प्रतीत होता था जैसे कि डरा हुआ कोई बच्चा जानबूझकर किसी अंधेरे कमरे में घुसा जा रहा हो और उसे वो पता ही नहीं है कि बिजली का स्विच कहाँ है। अब देखिए क्या इमेजरी है। तो पर ये तो शिप्रा जी का आर्ट है कि हाँ, द जी जी वे शिप्रा जी ने ये आर्टिकुलेट करा है। मैंने भी यही पढ़ा कि ये जी जी जी, इट्स सच अ ब्यूटीफुल ट्रांसलेशन कि मैं उनको हाँ, बहुत, एक तो धन्यवाद देना चाहता हूँ और एक तो जी जी। तो कंग्रेचुलेट वही करना मतलब, चाहता हूँ कि अब बहुत ही इसको अच्छा पढ़े तो लिखा है। बिल्कुल लगता है जैसे वो बिल्कुल कोई कविता है। तो बिल्कुल वो, एक कविता और जैसे ही सबसे, लिखा है। जी जी बिल्कुल। अच्छा, जैसे, और ये है कि देखिए, जैसे क्रूर सिंह नाम रख दिया गया। अब हम लोग जो हम सिविलियन, हम ये सब तो कभी सोच ही नहीं सकते थे कि उनको बैट बॉल बोला जाता है, भट्टप्याल जी को, मेजर साहब को। जी, तो वो ऐसी ऐसी चीजें आती हैं। अब कई दफे तो ये लगता है कि इनपे मतलब वो इतना उसमें सटायर भी है, और उसमें फिर कहीं ना कहीं वो जिसको कहते हैं हंसते हंसते आदमी रो पड़े, उस तरह की सिचुएशन आती है। अब वो जिनको हम क्रूर सिंह कहते हैं, उनके भीतर भी एक कैसी एक मानवीय, कि हाँ ठीक, उनके कपड़े नहीं, वो एक मजबूरी है, एक विवशता है, डांट डपट भी होती है, लेकिन आखिरकार वो उस तरह से पिघल करके और उनको सबको प्यार देते हैं। तो ये जो पहलू तरह तरह के आते हैं, तरह तरह की परिस्थितियां आती हैं, वो इसमें जिस तरह उभर करके आते हैं, वो वाकई, मैं चाहूंगा शिप्रा जी आप बताइए कुछ कहानियों को, कैसे कोई आप रेखांकित करना चाहें जिनको कि भाई ये है कहानियां हैं जो बिल्कुल थोड़ा अलग हटके हैं और ज्यादा महत्व, क्योंकि कहानियां तो जाहिर है कि वो जैसे होता ही है कि भाई एक किसी प्रेमचंद जी ने मैंने सैकड़ों कहानियां लिखी, लेकिन भाई ईदगाह कहानी है तो वो बहुत माइलस्टोन है। तो ऐसी कुछ कहानियों का जिक्र करना चाहेंगे आप, 3-4-5 जो भी है। जी सर, पहली कहानी जो हौसला है, मैं हौसला, उसके हाँ। बारे में जरूर बताना चाहूंगी। मेरे ख्याल से मैंने आज तक जितनी कहानियां पढ़ी हैं उसमें से ये एक ऐसी कहानी है जो अगर मैं कहूँ तो मानवीय संवेदना की पराकाष्ठा है।
एक फैमिली, एक परिवार जिसका एक ही बेटा एकदम मौत के मुंह पे की कगार पे खड़ा है, उसको लेकर के 4 फैमिलीज द्वंद्व की स्थिति में हैं, जिसमें उनके जो हमारे घायल पर्सन हैं, जो बेड पे हैं, उनके कमांडिंग ऑफिसर, उनके पेरेंट्स, और जिस जवान से ये गलती से हुआ। क्लाइमेक्स मत बताइएगा प्लीज, वो चूंकि ये सस्पेंस रखने दीजिएगा नहीं, थोड़ा सा। इसमें एक्चुअली सरप्राइजिंग चीज ये है कि इसकी क्लाइमेक्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि जो Correct. इंटरप्ले ऑफ फीलिंग्स है ना, वो हाँ। एक्चुअली मेन चीज तो वो है, वो इंटरप्ले ऑफ फीलिंग्स। तो शिप्रा जी, आई एग्री विद यू। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं इसी कहानी को कह रहा था कि ये कहानी जो श्रेष्ठतम कहानियां हो सकती हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये रचना बिष्ट रावत जी की लिखी हुई है या कोई देश की बहुत महान हिंदी की कथा लेखिका की लिखी। कहानी उसी मेयार की, उसी स्टैंडर्ड की वो कहानी बनती है। ऐसी गहरी मानवीय संवेदना, एक नियत है जो कैसे उसने सबको मैंने विवश कर रखा है। एक इतना ब्रिलियंट कोई ऑफिसर और उस किस परिणति कैसे उसकी होती है, और फिर उसके पिता का जो उसमें करेक्टर है, जो चरित्र है, अद्भुत है सच। ये बिल्कुल आपने ठीक कहा। तो हौसला कहानी पर तो मैं खैर अलग से बात करता, लेकिन और कहानियों का आप जिक्र करना चाहे तो उनका करिए, बताइएगा। इनफैक्ट हियर लक्ष्मी जी, इफ आई कैन जस्ट जी इंटरप्ट, कि हाँ मैंने रचना जी से भी बात करी। जी मैंने जी पूछा उनसे कि आप बताइए कौन सी कहानी के बारे में हम एक बार जिक्र कर लें। तो जी। उन्होंने कहा कि सर, एक तो आप ये हौसला जरूर बताइए, ये जो अच्छा। पहले वाली कहानी हौसला है, हाँ हाँ मेरे को भी बहुत अच्छी लगी। दूसरा, वो बिल्कुल। दक्षिण ग्लेशियर को जाते 13 पैरा के सैनिक, वो भी जी जी बहुत ही अच्छी बहुत कहानी है। जी और तीसरा, बिल्कुल। इंसोम्निया। जी जी इंसोम्निया का मतलब है कि नींद नहीं आती। बिल्कुल नींद क्यों नहीं आती, वो उन्होंने लिखा है। शिप्रा जी, आप भी जरूर बताइए। जी। सर इंसोम्निया, इट्स लाइक आप ड्यूटी करते करते, आप चाहे किसी प्राइवेट कंपनी की ड्यूटी करते हैं, या जो मेरा अपना एक थॉट है कि आप चाहे किसी भी जगह की आप अपने लिए काम करते हैं, आप कोई एंटरप्रेन्योर है, या आप किसी कंपनी के लिए काम करते हैं, या आप देश के लिए काम करते हैं, आप काम करते करते इतने अभ्यस्त हो जाते हैं कि वो काम आपका पार्ट ऑफ द लाइफ हो जाता है, और जो लाइन ऑफ एक्शन है, लाइन ऑफ ड्यूटी है, वो आपको हमेशा करनी पड़ती है। बट आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, जब आप उस काम से सेवानिवृत्त हो जाते हैं, जो आपके अंदर का पशुपेश होता है, जो आपको लगता है कि आप ऐसा भी कर सकते थे और वैसा भी कर सकते थे, बट इन दिस केस जब हमारे ऑफिसर याद करते हैं कि उन्होंने कश्मीर में लोगों को किस तरीके से नीचे उतारा, जो इन्फिल्ट्रेटर्स थे, और फिर उनको किस तरीके से गोली दागी और उनको किस तरीके से शांत किया फाइनली, वो बहुत ही मेस्मराइजिंग था। क्योंकि ऐसा लग रहा था कि वो डर उनकी आंखों से मेरी आंखों में आ रहा है, जो वो बता रहे थे कि शीशे से वो ऐसे घूर रहे हैं और आवाजें आ रही है, और उसके कारण उनको नींद नहीं आती है, उनकी वाइफ को प्रॉब्लम है, बट वो अपनी वाइफ को बताना नहीं चाहते कि उनको कैंसर की लास्ट स्टेज है, एंड वो ब्लड के साथ उनकी खांसी निकलती है, बट वो उसको किस तरह से क्लीन करते हैं, और फाइनली एक वो स्थिति भी आ जाती है कि आप गोली चला देते हैं, और आई गेस आपको कुछ पता नहीं चल पाता फाइनली। तो वो मुझे लगता है कि मतलब आदमी को काम में आप इतने मशरूफ हो जाते हैं कि उस काम के अलावा कुछ दिखता नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि जो ये आर्मी की लाइफ है, ये आपको करना पड़ता है, क्योंकि आपको यही कमांड मिलता है कि आपको उस समय अपना दुश्मन है, उसको मानवीय संवेदना के साथ नहीं देखना है। और इसमें वो एक और कहानी है शिप्रा जी, साथी, जो दूसरी कहानी है लक्ष्मी शंकर जी। मतलब जी, जी जी ये तो मेरे बहुत करीब है सर, बिकॉज मैं घर पे, मेरे पास भी एक छोटा सा पेट है। अब तो वो 6 साल का है, बट ऐसा लगता है कि पार्ट ऑफ लाइफ है,
और वहाँ पे भी लोग किस तरीके से अपने डॉग्स का ख्याल रखते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, दैट्स वेरी गुड। मतलब वो जी जी हाँ, एक कुत्ते के लिए उसकी जान बचाने के लिए एक पूरी रेजिमेंट बटालियन जो है वो किस तरीके से उसको बचा रही होती थी। मतलब मैं उस जगह पे अगर कहूँ मेरे पेट का नाम पाखी है और मैं अगर उसको देखूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे कि क्या होता होगा, चाहे वो एक पशु है बट वो आपका अपना है। नहीं, बहुत जी बहुत जी अच्छा लगा, बहुत ही धन्यवाद। जी जी जी। तो हौसला, इंसोम्निया, साथी, तो 3-4 कहानियों का चलिए खैर जिक्र किया आपने। ये बताइए शिप्रा जी, ये आपका ये अनुवाद पहली बार किया आपने, इससे पहले कुछ कर चुकी हैं आप, और क्या आगे की कुछ अभी कर रही हैं, किसको क्या कर रही हैं? सर ये हो सकता है थोड़ा हास्यास्पद भी हो बट हम्म मतलब इट्स फाइनली इट्स कॉल्ड डेस्टिनी। मैंने अपने हस्बैंड के साथ बहुत सालों तक एज एन एंटरप्रेन्योर काम किया, बट हम्म मुझे बचपन से ही लेखन की आदत थी और मेरा थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड, मेरे ताऊजी हिंदी साहित्य अकेडमी जो हिंदी अकेडमी जो दिल्ली से पुरस्कृत भी थे, श्री जगदीश चंद्र पांडे जी, जिन्होंने जानकी से जानकी तक और गगास के तट पर भी लिखा है। तो मुझे हम्म लगता है कि और मेरी मम्मी खुद भी काफ़ी अच्छी हिंदी टीचर रही है एंड शी हैज़ अ नेम उनके अपने टाइम पे। तो लेखन की प्रवृत्ति मुझे बचपन से ही थी, मैं कविताएं लिखती थी। फिर मुझे अचानक शादी के बाद से मुझे लगा कि मुझे ट्रांसलेशन पे काम करना चाहिए। तो मुझे करीब 20 साल हो चुके हैं ट्रांसलेशन पे काम करते हुए। मेरे कुछ ट्रांसलेशंस यूएन के पोडियम तक गए हैं और संसद पे भी गए हुए हैं। इसके अलावा मैंने ऑलमोस्ट 20 किताबें ट्रांसलेट की। बहुत जी अच्छा जी, शिल्पा जी, बहुत अच्छा, वेरी बहुत नाइस। बढ़िया, बहुत अच्छा। जनरल चौहान, मैं आपसे थोड़ा जानना चाहूंगा, चलिए कोई, अब इसमें कुछ कहानियां आ गई और कुछ पहलू निकल के आ गए आर्मी के। आर्मी भी इतनी छोटी नहीं, उसमें इतने सारे मतलब आपके देखिए कितने महकमे हैं और कितने तरह के काम हैं। तो जाहिर है जैसे बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये तो झलक है मामूली सी। पर मैं आपसे चाहूंगा, क्योंकि आपका इतना अनुभव का दायरा है, कि ऐसे कौन, ताकि हिंदी जो लोग इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं या बात आगे बढ़ेगी, तो हिंदी के लेखक भी थोड़ा सा कहीं उनको प्रेरणा मिले कि इतने बड़े बड़े दायरे हैं और उन पर उनको काम करना है। तो किनका आप जिक्र करना चाहेंगे, ऐसे कोई पहलू बताएं आर्मी के या वायुसेना के या नौसेना के, जिन पर यानी लेखकों को आना चाहिए, उस पे उपन्यास लिखें, कहानियां लिखें। बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो अभी भी मैंने सिविलियन नहीं जानी। इसमें तो हम क्या जान रहे हैं, देखिए तरह तरह की मानवीय जो संवेदनाएं और वो इसमें निकल करके आई, और बड़े उनके जो अलग तरह के क्षण हैं, यानी सिवाय वो युद्ध के अलावा वो सब इसमें निकल के आते हैं। लेकिन ये तो बहुत सीमित, जैसे आपने कहा, बहुत सीमित दायरे वाली बात होगी। तो मैं आपसे चाहूंगा कि वो एक बड़ा आप चित्र आपसे चाहूंगा कि जहां पर लेखकों को थोड़ा आगे बढ़ के लिखने, जो चाहे वो रचना जी लिखे या हिंदी के दूसरे लेखक लिखें। जी लक्ष्मी जी, अगली बार जब टाइम मिले तो हम जरूर आपके साथ बैठेंगे, पर मेरे ख्याल में अब हम वी हैव एक्सीडेड द टाइम। बट अगली बार जरूर हम साथ साथ बैठ के ये कहानियां, बहुत सी ऐसी कहानियां हैं जो मैं जी जी आपको बताना चाहता हूं और जिसके बारे में मैं सोच विचार करता हूं कि मे बी आप और शिप्रा जी यही कहानियां लिख सकें हमारे लिए। तो ठीक जी बात सर। है। मेरे को अब तो बहुत धन्यवाद कि हमने जी ये ये आप सबसे बातचीत करी, और ये वैल्यू ऑफ वर्ड्स के लिए हमने ये कॉन्वर्सेशन करा, इसके लिए बहुत जी, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बहुत आपका बहुत भी और धन्यवाद, शिप्रा जी बहुत का और धन्यवाद। थैंक यू वेलिया सर। वर्ड्स का, हाँ, CSIR IIP थैंक यू का। सर। करेक्ट करेक्ट जी जी, करेक्ट। और हम चाहेंगे कि लोग इस किताब को पढ़ें और जरूर, फौजी जीवन को थोड़ा गहराई से जानने की कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे में बहुत ज्यादा थैंक यू सर। डेप्थ है। जरूर बहुत अच्छा होगा कि हम जी साथ साथ सर मैं ये एक आप लेकर। लोगों के कंसर्न में एक बात लाना चाहूंगी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मिलकर के लास्ट ईयर उन्होंने वीर गाथा के नाम से कॉन्टेस्ट किया था और मैं उसमें काफी क्लोजली एसोसिएटेड थी विद द स्टूडेंट्स ऑल ओवर द इंडिया। बच्चों ने कहीं कहीं पे तो बिकॉज रिमोट पार्ट्स ऑफ इंडिया से भी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था
आर्मी के ऐसे-ऐसे जवानों के बारे में इन्होंने स्टोरी बताई है जो आम आदमी नहीं जानता है। और अगर मैक्सिमम अगर कहा जाए जिनको अवार्ड मिला है, तो उसमें से बहुत सारे लोगों ने विक्रम बत्रा को अप्रिशिएट किया है जस्ट बिकॉज़ ऑफ मीडिया आई गेस। वो एक इतना अच्छा कॉम्बिनेशन बन गया कि हमारे जो बच्चे हैं, उनकी एज के जितने भी युवक हैं, मुझे लगता है युवक या युवतियाँ, उनको ना आर्मी के बारे में बहुत ज़्यादा फैसिनेशन हो चुका है। इट्स नॉट जस्ट बिकॉज़ कि आर्मी में जाकर के देश सेवा करनी है, मतलब उनको ऐसा लगता है कि कुछ करके दिखाना है। और अभी Thank you. वीरगाथा पॉइंट 2.0 भी आने वाला है। थैंक यू, धन्यवाद शिप्रा जी। चलिए, धन्यवाद। धन्यवाद शिप्रा जी।